नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। और सबसे पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश ने सबसे पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। जी हां, अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है और अब तक ये ओलंपिक्स में भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आइए कार्यक्रम स्वस्थ किसान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर लेती हूं। दोस्तों, इतना महत्व जो है वो हम देते हैं यहां पर मातृत्व के ऊपर, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें से बहुत सी महिलाएं स्तनपान कराने पर ध्यान नहीं देती, फिर चाहे जानकारी की कमी हो या जागरूकता की या कुछ और। बहरहाल, विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर आप सभी को जागरूक करना आवश्यक है कि स्तनपान कराना न केवल मांओं के लिए उनके स्वास्थ्य का आधार होता है, बल्कि शिशु को भी कुपोषण, निमोनिया सहित कई बीमारियों से बचाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर आज हम और आप बात करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों से इन्हीं मुद्दों के बारे में। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका विषय है विश्व स्तनपान सप्ताह। शिशु को मिलेगा सही पोषण तो देश रहेगा स्वस्थ और रोशन। यदि आप भी नई मां बनी हैं, स्तनपान से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर आपके शिशु को कोई भी समस्या है, तो हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-11-3060 और 1800-11-3061। 1 घंटे के हमारे इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे देश के 2 मशहूर डॉक्टर्स। आप हैं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, आप सफदरजंग अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में कंसल्टेंट और प्रोफेसर हैं, और आप खास तौर से हमें मां के दूध की महत्ता, स्तनपान के फायदे और महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रकाश डालेंगी। और वहीं दूसरी ओर हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर शालू गुप्ता। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कलावती चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर नवजात शिशुओं के कॉमन बीमारियों पर प्रकाश डालेंगे। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं मां के दूध से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में एक नियम है। इसी नियम से हम और आप सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और गर्भ दोनों में द्रव्य भी है और ऊर्जा भी है। और जहां इसी नियम के तहत एक वृक्ष करोड़ों बीजों को जन्म दे रहा है, कुछ खिल रहा है तो कुछ मुरझा भी रहा है, वहीं गर्भ के अंदर इस ब्रह्मांड में भी एक बीज बढ़ रहा है। फेफड़े हवा पी रहे हैं। पेट के अंदर के इस ब्रह्मांड में खून दौड़ रहा है और धीरे धीरे आकार लेता हुआ शिशु का शरीर जन्म लेने के लिए व्याकुल हो रहा है ना कमाल की बात? जी हां, यही तो है निरंतर चलने वाला सृष्टि का विकास। सृष्टि यानी मां। जी हां, मां। इस एक शब्द को सुनने के लिए नारी अपने सारे अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। नारी अपने कोरे कुंवारे रूप में जितनी सलोनी दिखती है, उतनी ही सुहानी वो विवाहिता होकर भी लगती है। लेकिन उसका नारीत्व तो तभी संपूर्णता को प्राप्त होता है जब आपार कष्ट के बावजूद वो मां बन जाती है, और फिर एक गुदगुदाता जीवन उसके कलेजे से आ लगता है। तब हर्ष से चमकते इनके चेहरे, लाज और लावण्य से दीप्तिपाते इनके भाव को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, बस
आवश्यकता होती है कुछ सावधानियों की, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने कोख दी है और मां बनाई है। जी हाँ, किसी महिला को मां के दर्जे तक पहुंचाने वाले 9 महीने काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं 9 महीनों के दौरान माता की पेट में शिशु को कोमल नाल के जरिए मां की ही श्वास से श्वास मिलती है। इसलिए जरूरी है जानकारी और जागरूकता की, क्योंकि गर्भधारण के दौरान इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या फिर ब्लड प्रेशर जैसी वजहों से हर साल जन्म देते समय तकरीबन हजारों महिला या नवजात शिशु या दोनों की ही मौत भी हो जाती है। बता दें, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्तंभ होती हैं, तो बच्चे होते हैं देश के भावी भविष्य। आप भी जुड़िए इन स्वस्थ संकल्पों से, क्योंकि आप मां हैं। क्योंकि मां है तो बच्चों का किनारा है, मां है तो पीढ़ियों का जीवन भी निराला है, सबसे ऊंचा और अनमोल। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझें इसे मजबूरी। ये आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी का। डॉक्टर सूरी, ये बताएं कि जब हम बात करते हैं मां के दूध के बारे में, तो हमारे देश में स्तनपान की स्थिति काफी आज चिंताजनक जो है वो दिखाई दे रही है। आप कैसे लेती हैं इसे? नमस्कार हमारे सारे श्रोताओं को। तो जो आपने मुझसे बात पूछी कि हमारे देश में अभी जो स्थिति है उसको हम किस तरह से लें, तो स्थिति हमारी जो आज की स्थिति है वो पहले से बेहतर हो रही है, क्योंकि हम अपने सारे देशवासियों को जागरूक करने की पूरी हमारा प्रयत्न है। और इस तरह के जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, जो ये वीक चल रहा है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इनके सहारे और बाकी भी जहाँ पे भी महिलाएं एक स्वास्थ्य केंद्र में आती हैं, अस्पतालों में आती हैं, तो उनको पूरा प्रयत्न होता है कि उनको जागरूक करें, ब्रेस्ट फीडिंग के सारे गुण बताए जाएं, उनको सपोर्ट किया जाए और हम उनको उतना काबिल बनाएं कि वो अपने बच्चे को गर्व से दूध पिला सकें। तो हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हमारी महिलाओं को, ये हमारी बहनों को ये जानकारी नहीं है। ये जानकारी उनको पता है कि उनके बच्चे के लिए उन्हीं का दूध सबसे बेहतर है, लेकिन कई कारणवश वो ये नहीं कर पाती। तो उन वजहों को हमें मद्देनजर रखकर उनको हमें उन जो सारे वो हैं रुकावटें, उनको हमें स्मूदन करना है कि वो उनके रास्ते से हटे। तो फिर भी 40-45% महिलाएं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमारी कंट्री में आज करती हैं, जो कि हम कहते हैं पहले 6 महीने में शिशु को सिर्फ माँ का दूध और अन्य कोई पदार्थ ना दिया जाए, जिसमें कि इवन पानी भी हम मानते हैं कि नहीं देना है। तो उस तरीके से अगर देखें तो फिर भी अभी बहुत कमी है कि वो हम 100% चाहते हैं कि सारी माताएं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें पहले 6 महीने अपने बच्चे को। तो उसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जी वहीं डॉक्टर शालू, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कई समय पहले तक ये कहा जाता था कि माँ का दूध है, प्राकृतिक चीज है, इतना फोकस नहीं किया जाता था स्तनपान पर या कहें ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। पिछले 10 साल में क्या बदलाव आए हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? पहले तो मेरा नमस्कार सारे श्रोताओं को। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि लास्ट 1 दशक में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये रहा है कि लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क के महत्व को समझा है, और ये भी देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत तमाम किस्म की बच्चों के अंदर और माँ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचा सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर डायरिया की बीमारी है,
जो बच्चे स्तनपान करते हैं उनके अंदर देखा गया है कि डायरिया की जो बीमारी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और जैसे निमोनिया है, जो कॉमन कॉजेज़ हैं छोटे बच्चों के अंदर जिनके कारण बच्चे बीमार पड़ते हैं, वो देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है तो उन बच्चों के अंदर ये सब बीमारियों की परसेंटेज और लक्षण कम होते चले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे लोग ब्रेस्ट फीडिंग का और ब्रेस्ट मिल्क का महत्व समझ रहे हैं और इसको इस वीक के जरिए असल में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं हम सब लोगों को, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो अभी ये मैडम डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि 40 से 50% है, हमारा उद्देश्य है कि 100% पहुंचे। बिल्कुल। तो अगर आप भी नई नई माँ बनी हैं और अगर आप स्तनपान करवाती हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल करना चाहती हैं या अपने शिशु से जुड़ी कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में है उसे जानना समझना चाहती हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकती हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61। ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप अपना प्रश्न पूछें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, बिल्कुल मध्यम रखें, जिससे जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं आज स्टूडियो में वो आपका प्रश्न आसानी से समझ पाएं। डॉक्टर ज्योत्सना, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक महिला जब माँ बनने के जर्नी में होती है तो कई तरह की समस्याएं ऐसी उनके सामने आती हैं, और वो कौन से महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनके चलते बच्चा जो है वो माँ के पेट में ही दम छोड़ देता है? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर आपने सवाल उठाया। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी महिलाओं को जब वो गर्भवती होती हैं तो उनको अपना जो एंटीनेटल चेकअप बोला जाता है वो ज़रूर कराना चाहिए। जैसे ही उन्हें अपने गर्भपात के गर्भावस्था के बारे में जानकारी होती है कि वो प्रेग्नेंट हैं और वो माँ बनने वाली हैं, वो अर्ली स्टेज से ही अपना जो नाम लिखवाएं अपने स्वास्थ्य केंद्र में और शुरू से ही जाकर सारे रेगुलर चेकअप कराएं। तो ऐसी जो आपने बात कही कि किसी का इस तरह से जो पेट में ही दम घुट जाता है बच्चे का, जो हम स्टिल बर्थ बोलते हैं या इंट्रायूट्राइन डेथ बोलते हैं, वो जो एक गंभीर समस्या है, उसमें देखा गया है कि बहुत सारी ऐसे कारण होते हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं। मतलब कि अगर हमने उनके ऊपर गौर किया शुरू से प्रेगनेंसी में तो वो नहीं होंगे। जैसे कि सबसे कॉमन कॉज जो हम कह सकते हैं जो रिलेटेड हो सकता है, एक हाइपरटेंशन अगर है, जो कई महिलाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो उससे रिलेटेड कई बीमारियां हो सकती हैं, जिससे कि इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। या कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी, जो वैसे वो उनको डायबिटीज़ नहीं है बट वो मधुमेह की बीमारी प्रेगनेंसी में उनको शुरू हो जाती है जी। तो ये भी बच्चे पे काफ़ी गंभीर असर कर सकती हैं। और जैसे और भी कई चीज़ें होती हैं, कई बीमारियां, खून की कमी होना, उससे कई कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी जो कंडीशंस हैं, इससे बच्चे पे बहुत असर पड़ सकता है। तो अगर हम शुरू से ही अपना हमारी जो महिलाएं अपना चेकअप कराती रहें, एंटीनेटल चेकअप अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र में जो उनके घर के नज़दीक है, उसमें अगर वो बेसिक अपना चेकअप कराते रहें तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो बहुत अर्ली पकड़ी जाएंगी जी। और उनको फिर जो हायर सेंटर्स में रेफरल टाइमली होगा और उनका सारा ट्रीटमेंट ठीक से हो सकता है। तो हम इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोक सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर शालू, आपसे मेरा यहाँ पर ये प्रश्न रहेगा कि जब एक बच्चा नवजात होता है, पैदा होता है, तो कई तरह की समस्याएं ऐसी सामने आती हैं, कई तरह की बीमारियां ऐसी सामने आती हैं जिन्हें माता पिता जो है वो समझ नहीं पाते। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षण समझना बच्चों के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में माता पिताओं को क्या करना चाहिए, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जो नवजात शिशु होता है, मुख्य तौर पे उसके अंदर कुछ बीमारियां काफ़ी कॉमनली बच्चों में देखी जाती हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों में जो कि डिलीवरीज़ ऐसी जगह हुई हैं जहां अनसुपरवाइज्ड डिलीवरीज़ हुई हैं। जैसे कि जैसे नॉर्मली होता है कि माँ को एंटीनेटली अपना बार बार चेकअप कराते रहना चाहिए और सुपरवाइज्ड
डिलीवरी करानी चाहिए, बट कई जगह पॉसिबल नहीं हो पाता और ऐसे बच्चों के अंदर बीमारी होने के काफ़ी लक्षण हैं। और इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बीमारी आती है वो आती है इन्फेक्शन की और सेप्सिस की। सेप्सिस जो भी बच्चों में, या जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं या क्या कहते हैं, नॉर्मली लोग सेप्सिस कह के बुलाते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है हमारे नवजात शिशुओं में। और इसकी वजह से बच्चों के अंदर जो कॉमन सिम्टम्स या जो कॉमन लक्षण देखे जाते हैं जिनको कि कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि माताएं ये ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो दूध किस प्रकार पी रहा है। एक नॉर्मल बच्चा है वो अच्छे से दूध पीता है, 8 से 10 बार दूध पीता है दिन में और फिर आराम से दूध पी के सो जाता है। बट अगर उनको किसी भी टाइम पे ऐसा लग रहा है कि बच्चे के दूध पीने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बच्चा दूध कम पी रहा है या पीते पीते उल्टी कर रहा है या उल्टी करते करते उसका पेट थोड़ा फूल रहा है या बच्चा थोड़ा गर्म लग रहा है या गर्म के साथ बच्चा थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर टेम्परेचर मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली उन प्रदेशों में जहाँ पे कि तापमान काफ़ी कम हो जाता है जी। तो ऐसे कंडीशंस में हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों ही कंडीशंस बड़ी बच्चों के लिए होती हैं। इसलिए माताओं को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे का टेम्परेचर ठीक है या नहीं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के अंदर डायरिया, लूज मोशंस, ये बड़े कॉमनली लगते हैं और ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि जो भी माताएं ऊपर का दूध पिलाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का दूध हो, उनके अंदर ये डायरिया या लूज मोशंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा एक आग्रह है माताओं से कि जितना कोशिश हो सके कृपया ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाएं, उससे डायरिया और उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के ऐसे भी सवाल आते हैं जब हमारे जो किसान भाई बहन हैं या जो हमारे दर्शक हैं वो हमें ईमेल के जरिए भी कुछ अपने प्रश्न भेजते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम कार्यक्रम में कुछ वैसे ही ईमेल शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें एक ईमेल आया है, कुंज बिहारी जी ने हमें लिखा है कटिहार से। वे लिखते हैं कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, अब उनके पेट में सूजन आ गई है और पेट में दर्द भी होता है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। क्या बताएंगे डॉक्टर ज्योत्सना? तो ये जानना ज़रूरी है कि कितने दिन पहले इनकी वाइफ का ऑपरेशन सिजेरियन, आई थिंक इससे मैं समझूंगी कि सिजेरियन से उनका बेबी हुआ है। अब उनके पेट में सूजन आ रही है, अगर वो अभी हाल फिलहाल हुआ है कुछ ही दिनों पहले तो डेफिनेटली हमें कोई भी प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ेगी कि क्या वजह हो सकती है सूजन की। कोई इन्फेक्शन हो गया है उनको जिससे कि उनके पेट में सूजन आ रही है, या उनको मतलब कि ज़्यादातर ऐसे में स्टिच लाइन में जो जहाँ पे स्टिचेस होते हैं उसकी अगर कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई पेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं सूजन आने के। और अगर उनको पहले से ब्लड प्रेशर उनको था उनकी वाइफ को, तो किस कारण उनका सिजेरियन हुआ ये भी जानना ज़रूरी है। और अगर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनका काफ़ी बार सूजन उतरते उतरते काफ़ी दिन लगते हैं, मतलब डिलीवरी होने के बाद या ऑपरेशन होने के बाद कई बार वो 1 महीना तक भी लगता है जब तक कि सूजन उतर जाती है। तो अब ये सूजन के कारण क्या है, मैं तो उनको यही सलाह दूंगी कि अगर उनको सूजन आ रही है तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर दिखाएं और इस पे बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि सूजन के बहुत कारण हो सकते हैं और उनमें कई कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत जल्दी उनको हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो उसमें हमें फिर मेरे ख्याल से आप उनको दिखा दीजिए अपने स्वास्थ्य केंद्र में। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जो हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, मधु गया बिहार से। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ। मधुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी आप अपना सवाल पूछें। जी जी। सवाल है कि मेरे बेटा का हेमोफीलिया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके बेटे को पीलिया है और कब से जो है वो पीलिया है उन्हें? हेमोफीलिया हेमोफीलिया हीमोफीलिया। ठीक है बिल्कुल। कितने साल का है? वो 18 साल का है। 18 साल का है, बिल्कुल।
जी। तो 18 साल के बच्चे को हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है, दो तरह के होते हैं हीमोफीलिया। तो इनमें हीमोफीलिया के अंदर अभी जो इसके कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि चढ़ाने होते हैं। तो हीमोफीलिया का एज सच कोई अभी पूरा इलाज नहीं है। इसके अंदर जब भी जो फैक्टर की कमी हो जाती है, उस फैक्टर की कमी को पूरा करने के लिए फैक्टर्स मार्केट में आते हैं या गवर्नमेंट के पास आते हैं, वो फैक्टर्स चढ़ाने होते हैं जिससे कि वो मात्रा एक लेवल से कम ना हो नीचे। क्योंकि इसके अंदर दिक्कत ये होती है कि कभी भी बच्चे को अगर चोट लगेगी या बच्चा गिर जाएगा तो खून बहता रहेगा और वो खून रुकेगा नहीं। खास तौर से जोड़ों के अंदर अगर ये हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आपका ये है कि आप अपने निकटतम जो भी आपका सबसे नियरेस्ट या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहां से आप जुड़े रहें, और बीच बीच में जो भी हीमोफीलिया है, जिस भी टाइप का हीमोफीलिया है, उसकी जांच कराते रहें, और जैसे ही उसके लेवल कम होते हैं आप फैक्टर्स को चढ़वाना होगा आपको। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं स्तनपान के संबंध में। अगर आप नई मां बनी हैं, स्तनपान के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहती हैं या फिर शिशु रोग से संबंधित कुछ भी जानना चाहती हैं तो फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 180001 1306 और 61। ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर ज्योत्सना सूरी और डॉक्टर शालू गुप्ता दोनों ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर ज्योत्सना, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कई बार जो हमारी महिलाएं हैं जो नई मां बनती हैं, खासकर अगर हम बात करें गाँव की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पहला दूध है वो पिलाना बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये कई तरह की ऐसी धारणाएं हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ जी, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। और इसको एक टाइम पे विचेस मिल्क बोला जाता था, क्योंकि जो ये धारणा थी, जो कि बिल्कुल ही गलत धारणा है, कि ये दूध को निकाल के फेंक दिया जाए और इसको बच्चे को ना दिया जाए, कि बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है। बट अभी आज हम इस कार्यक्रम के ज़रिए अपने सारे श्रोताओं को जो ये सुन रहे हैं, खास करके जो नई माएँ हैं, उनको हम ये ज़रूर मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो शुरू का दूध होता है इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और ये एक अमृत से कम नहीं होता आपके बच्चे के लिए। तो इसको हम एक लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। गोल्ड माने सोना, और ये एक सोने के तरह आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही मतलब उसको क्या बोलें कि वो आपके बच्चे को इतने सारे फैक्टर्स देता है जो उसको पूरे जीवन में उसकी मदद करता है। सारे जो एंटीबॉडीज होती हैं, माता के अंदर जो बीमारियां सफ़र करके उनके अंदर एंटीबॉडीज़, वो सारी मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है कोलोस्ट्रम में। और उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और उसमें ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि आपके बच्चे को संक्रामक जो बीमारियों से बचाते हैं, एलर्जी से बचाते हैं। तो उसको आप कभी, ये विनती है आप सबसे, उसको कभी फेंकिए मत, बल्कि उसको पूरी तरह से अपने शिशु को पिलाइए और उसको उसका फ़ायदा दीजिए, ताकि वो उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी, ये आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। उसको हम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब जो पीडियाट्रिक्स के और बच्चों के रोगों के हैं, वो भी आई एम श्योर यही मानेंगे कि ये बच्चे का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता है। तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कीजिए और ज़रूर बच्चे को पिलाइए वो दूध।
बिल्कुल, और इम्यूनिटी पावर के बारे में भी हम यहाँ पर ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर शालू आपसे, और जानेंगे कि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। बदलते मौसम में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा जल्दी वीक होती है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। इस पर भी हम ज़रूर सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है झज्जर से। पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। पप्पू राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो पप्पू राम जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर? शायद उनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। डॉक्टर शालू, आपके पास वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में, और कहा जाता है कि माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चों के लिए काफी जो है वो लाभकारी होता है, और जैसे कि डॉक्टर ज्योत्सना ने भी बताया, इम्यूनिटी भी जो है वो इससे बच्चों को काफी मिलती है। बदलते मौसम में अगर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं, और इसके बारे में आप ज्यादा क्या जानकारी देंगे? ये बात डॉक्टर ज्योत्सना ने बिल्कुल ठीक कही है कि ये जो इनिशियल जो दूध होता है, जिसको कि हम कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं, ये एक तरह से टीकाकरण का काम करता है। एक नवजात शिशु जो जस्ट अभी पैदा हुआ होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं होती है और वो बड़ा, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के बड़े चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो कोलोस्ट्रम से उसके अंदर बहुत सारे पदार्थ जाते हैं जिनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स मुख्य तौर पर काफ़ी कॉमनली होते हैं, और बहुत सारे एंटी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके अंदर जाते हैं, जो कि उसको आगे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं जी। और इसी के बाद जब कोलोस्ट्रम से जो नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर बच्चा जाता है, तो वही सारे फैक्टर्स फिर और बढ़ के उस बच्चे के अंदर जो शिशु के अंदर जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो इसलिए निवेदन यही रहेगा कि कृपया ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यूसली 6 महीने तक पिलाएं। वो आपके बच्चे को जितने भी संक्रामक बीमारियां हैं उनसे बचा के रखेगा जी। और उसी से इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों में या शिशुओं में कोई अलग से कोई दवाई नहीं आती, कोई अलग से कोई टीका नहीं आता, सिर्फ एक ही टीका है और वो है माँ का दूध। तो इसलिए नियंत्रण और रेगुलर तरीके से माँ का दूध पिलाते रहें। उससे बढ़िया और कोई ना टीकाकरण मिलेगा आपको, ना ही उससे बढ़िया कोई इम्यूनो बूस्टर मिलेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे साथ झारखंड से मौजूद हैं एक कॉलर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो पप्पू राम जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो मैम जी पप्पू राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। मैम हेलो मैम। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए और पहले अपने टीवी की आवाज को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैम ये कह रहे हैं कि 8 महीना की बच्ची है, ठीक ना? ठीक है। तो वो जैसे कि अभी तक वो बैठ नहीं रही है, ठीक ना? ठीक है। और उसको हर हफ्ते उसको बीमार पड़ जा रही है वो। ठीक है, किस तरह की बीमारी हो रही है ये जल्दी से ये बता दीजिए। 8 महीने का बच्चा है, बैठ नहीं पा रहा है, हर थोड़े दिनों बाद बीमार पड़ जाता है, किस तरह की बीमारी हो रही है? सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, क्या होता है? जी, इनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई। लेकिन डॉक्टर शालू, आप इतनी ही जो सवाल उन्होंने बताया है, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? 8 महीने का बच्चा है, बैठ नहीं पा रहा है और लगातार जो है वो बीमार पड़ रहा है। इसमें ना देखिए 2 चीज़ें हैं जो कि हमको बहुत जिनके ऊपर गौर करना चाहिए और जो कि अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। जो उसमें सबसे मुख्य तौर पे जो उन्होंने कहा कि 8 महीने का बच्चा है वो बैठ नहीं पा रहा है। एक नॉर्मल जो बच्चा होता है जब वो डेवलप करता है तो उसके अंदर कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन्स मतलब कि वो एक क्रम के बाद एक क्रम के बाद एक क्रम के बाद अपनी चीज़ों को अटेन करता है। जैसे कि बच्चा पहले गर्दन संभालता है, फिर धीरे धीरे वो करवट बदलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो उकड़ू चलना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है। तो इस तरह से इनका एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का। और ये जो बैठने की बात इन्होंने कही, ये एक काफ़ी चिंताजनक चीज़ है। नॉर्मली एक बच्चा 6 महीने पे बैठना शुरू कर देता है। 6 मंथ्स के आसपास बच्चा जो है नॉर्मली बैठने लगता है। तो इनका बच्चा जो 8 महीने पे बैठा नहीं है, इसका मतलब है कि उस बच्चे को जितना जल्दी हो सके
निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके दिखाया जाए कि इसका कारण क्या है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ हो सकता है जन्म के दौरान कुछ इंसल्ट हुई हो, न्यूरोलॉजिकल कुछ इंसल्ट हुई हो, दिमाग में कुछ इंसल्ट हुई हो, उसके कारण हो सकता है। या फिर जो उन्होंने दूसरी बात कही कि उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार बीमार पड़ रहा है, तो वो दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो इनका बच्चा 6 महीने 8 महीने का हो गया, बैठ नहीं पा रहा है, उसका कारण जो है ये जो बार बार इनको कुछ बीमारियां हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो है या कुछ और कारण है। तो मेरा तो आग्रह इनसे ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके नज़दीक के केंद्र में जाएं और एक बार चेकअप कराएं कि इसका कारण क्या है। बिल्कुल। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं, स्तनपान से संबंधित। अगर आप नई मां बनी हैं और अगर आप स्तनपान से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहती हैं या फिर बच्चों के रोगों से संबंधित कुछ भी जानना चाहती हैं, आपका बच्चा छोटा है और किसी तरह की समस्या के साथ अगर वो जूझ रहा है, आप कुछ भी जानना चाहती हैं, तो फोन करें। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और हम भी लगातार बताते रहते हैं। 1800 1130 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। केवल आपने एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे डॉक्टर्स के साथ साझा कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपकी साफ आवाज में हमें प्रश्न सुनाई नहीं देगा, आपके बच्चे की समस्या का समाधान यहां करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बार बार एक छोटा सा निवेदन, जब भी अपना प्रश्न पूछें टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी प्रियंका जी, शामली उत्तर प्रदेश से आपने हमें फोन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए। जी, वो मेरी डिलीवरी को 1.5 साल हो गया है और मेरा पेट काफी बड़ा हुआ है और दुख भी बहुत ज्यादा रहती है। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। आपका पेट जो है वो बढ़ा हुआ है और 1.5 साल हो गया है आपकी डिलीवरी को। दुखन रहती है और दुख भी रहा है आपका पेट? हाँ जी, दुखता है, काफी ज्यादा दुखता है। जी डॉक्टर ज्योत्सना। हाँ जी, तो ये बता सकते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ? नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मेरे पास 3 बच्चे हैं और 3 नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। अच्छा, तो नॉर्मल डिलीवरी हुई और आपका पेट बढ़ता जा रहा है, तो आपको उसके अलावा और कोई तकलीफ भी है पेट बढ़ने के साथ साथ? आपकी माहवारी टाइम पे आती है? हाँ जी, ये तो टाइम पे आती है और क्या लगता है तो कमर में काफी दर्द होता है, जोड़ों में, कमर के। अच्छा, तो जी, तो आपने जो सवाल पूछा कि पेट में दर्द और साथ में कमर में दर्द रहता है, तो इसके लिए आपको देखिए कई वजह हो सकती हैं। तो इसमें एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है, जो हम पेल्विक इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो उसके लिए आपको एक बार स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना पड़ेगा और उसका पूरा इलाज मुफ्त हो जाता है हमारे सारे सरकारी अस्पतालों में। तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि अगर पेट आपका बढ़ रहा है तो ये भी हो सकता है कि जैसे कि डिलीवरी के बाद कई बार हमारी जो महिलाओं में जो मसल्स होते हैं वो लैक्स हो जाते हैं, एब्डोमेन के, जो पेट के, और जो ये मसल्स, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद जब सारा ढीला पड़ जाता है पेट, तो वो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, तो उससे भी पेट बढ़ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, व्यायाम की ज़रूरत है, जिससे कि आपका वापस एक जो पेट का जो और आपके पूरे बदन का जो फिगर है वो वापस एक ओरिजिनल फॉर्म में आ पाए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी ये कोई बीमारी की वजह से है या इसी कारण है। तो एक बार आप अगर दिखाएंगे अपने स्वास्थ्य केंद्र में तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी इसके लिए। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, आपने हमें शामली से फ़ोन किया था और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो जानकारी यहाँ पर डॉक्टर ज्योत्सना ने आपके साथ साझा की है वो आपके ज़रूर काम आएगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। माँ का लाड और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी देखते हैं एक और खास रिपोर्ट।
कहते हैं जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है। जाहिर है हम सब माँ के महत्व को तो जानते हैं, लेकिन क्या हम माँ के दूध के महत्व को जानते हैं? आज के वक्त में स्वास्थ्य के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे स्तनपान से वंचित भी रह जाते हैं और कई बार तो महिलाएं भी इधर उधर की बातों को सुनकर या फिर कहें कि जानकारी के अभाव में इसके महत्व को नहीं समझती। गौरतलब है कि भारत में कुपोषण और डायरिया शिशु के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बता दें, जिस बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता, दूसरों की तुलना में उसके अस्वस्थ होने की आशंका 14 गुना बढ़ जाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश में जन्म लेने वाले हर 1000 बच्चों में से 40 के मृत्यु की सबसे बड़ी वजह निमोनिया और डायरिया होती है। और इसका एक कारण होता है शिशु को ठीक मात्रा में मां का दूध न मिलना। जी हाँ, सच तो यह भी है कि केवल 24.5% बच्चे यहाँ जन्म के पहले घंटे में मां का दूध यानी मां का वो गाढ़ा दूध जिसे अमृत कहा जाता है पी पाते हैं। वहीं 46.4% बच्चे 6 महीने तक मां का दूध पीते हैं। बता दें, नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती। ऐसे में मां के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होने के कारण शिशु को दूध से ताकत तो मिलती ही है, उसकी आंतों में रोगाणु भी नहीं पनपते। जी हाँ, मां के दूध में एंटीबॉडीज होती है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है और बच्चे के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, उसे सुरक्षित रखती है, उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। गौरतलब है कि स्तनपान कराने से न केवल शिशु बल्कि मां के सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। जरा सोचिए, हम सभी जब इस दुनिया में आए तो पहला चेहरा अपनी मां का ही देखा है। तभी तो प्रकृति ने शिशु के लिए सबसे पहला आहार मां का दूध बनाया है। यकीनन ये स्तनपान शिशु को एक नए जीवन से जोड़ता है, शक्तिशाली और स्वस्थ समाज का रास्ता खोलता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, ये थी मां की जागरूकता से लबरेज एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट जो शक्तिशाली और स्वस्थ समाज का रास्ता खोलती है। अब हमारे साथ एक अगले कॉलर जो है वो मौजूद है फोन लाइन पर, सुरेंद्र जी। आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो हेलो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बुलंदशहर से आपने फोन किया, अपना सवाल पूछे। जी थैंक यू। गुड इवनिंग, मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। जी, सवाल पूछिए। से मेरा बच्चा है 3 इयर्स का, खाना वाना भी उसका जो ठीक है, लेकिन उसकी हाइट में मतलब हाइट भी नहीं बढ़ रही है, वैसे भी हेल्थ भी बढ़ रहा है वो। अब उसके तो प्रॉब्लम ये है कि शाम को जो उसके पैरों में दर्द होता है, उसे मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, दवा खिलाओ तो दवा खाने से आराम मिलता है, लेकिन तब तक दवा खाते तभी तो आराम मिलता है उसे। ठीक है, सवाल आपका समझ आ गया है। ये बताएं कि आपका बच्चा कितने साल का है? 3 इयर्स का है। 3 इयर्स का है, ठीक है। डॉक्टर शालू, 3 साल का बच्चा है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है उसके, और जब तक दवा चलती है तब तक आराम रहता है, क्या बताएंगे? जो भी इस तरह के बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे, जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, इस तरह के लोग बच्चे काफ़ी भागदौड़ करते हैं और काफ़ी एक्टिव होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये बच्चे दिन भर तो काफ़ी देर तक भागदौड़ करते रहते हैं, खेल कूद करते रहते हैं। जब शाम को बैठते हैं आके तो इनकी मांसपेशियां जो होती हैं वो खिंचती हैं और इनको दर्द होने लगता है। तो इस तरह के जो पेन होते हैं इनको हम कभी कभी ग्रोइंग पेन्स भी कहते हैं। तो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कि शाम को बच्चे के पैरों में दर्द होता है और पैर आप दबाएंगे तो उसको आराम मिलेगा। लेकिन इसके अलावा ये एक ग्रुप ये है जिसमें दर्द का कारण होता है, लेकिन एक और दूसरा ग्रुप है जिसमें बच्चों के अंदर काफ़ी दर्द और मसल्स में पेन होता है, और वो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। जी। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है, स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, अगर उनको पर्याप्त रूप से सारी चीज़ें ना मिलें
तो उनके अंदर ये देखा गया है कि कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है और जिसकी कमी की वजह से जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होता है। और ऐसे बच्चों में अगर इसकी पूर्ति करी जाए टाइमली तो ये ठीक भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसी से जुड़ा डॉक्टर ज्योत्सना, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हर माँ अपने बच्चे को जो है वो पौष्टिक आहार ही देती है, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा खाना खाए और अच्छा पन पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा पौष्टिक आहार खाने के बावजूद भी बच्चे का जो वजन है वो या तो कम बढ़ता है या फिर वो अंडरवेट भी रह जाता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, बच्चे की एक्टिविटी पे भी बहुत निर्भर है कि बच्चे का वजन कितना बढ़ता है, क्योंकि और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो सिर्फ ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे पौष्टिक आहार खाते हैं बट उनका वजन इसीलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं। उन्होंने जो भी खाया वो पूरा, जो एक तरह से बैंक बैलेंस होता है कि आप कितना डालते हो और कितना खर्चते हो, तो अगर वो पूरा खर्चा कर देते हैं सारी एनर्जी का तो वो वजन नहीं बढ़ेगा। बट अगर वो स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं और अच्छा उनका एक तरह से बैलेंस डाइट उनको मिल रही है, तो फिर इसमें हमें इतनी ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर वो बीमार रहते हैं, वज़न उनका नहीं बढ़ रहा और वो बार बार उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन लग जाता है, बुखार आ जाता है, उनके कोई निमोनिया बन रहा है, तो फिर हमें ज़रूर उनके आहार की तरफ गौर देना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं उनके आहार में जिसकी वजह से ना उनका वजन बढ़ रहा है और उन्हें बीमारियां भी हो रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि वेट बढ़ना ही एक अच्छे स्वास्थ्य या अच्छी हेल्थ की निशानी है। एक्टिव बच्चा एक्टिव होना चाहिए, उसको बीमारियां नहीं लगनी चाहिए, तो वो एक अच्छे स्वस्थ बच्चे की मतलब एक निशानी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं मैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए तो हम बच्चों को दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक वो बच्चा जो कि सब कुछ ठीक ठाक खा रहा है लेकिन पेरेंट्स को लग रहा है कि उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, और एक दूसरा ग्रुप है बच्चा जो सब कुछ खा रहा है लेकिन वो बीच बीच में बीमार भी पड़ रहा है और वो उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो दोनों ग्रुप अलग है एकदम। तो एक जो बच्चा जो कि ठीक से खा रहा है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा, बट आप नोटिस करेंगे कि उसकी हाइट बढ़ रही होगी, धीरे धीरे उसकी हाइट गेन होगी लेकिन वेट गेन नहीं होगा, तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं है कि अगर अब बच्चा ठीक ठाक खा रहा है, एक्टिव है, अपनी सारी एक्टिविटीज पूरी कर रहा है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं। बट वो ये जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं जिनके अंदर की खाना पीना भी ठीक ठाक है बट वो साथ साथ में बीमार भी पड़ते जा रहे हैं, उस कंडीशन में फिर उसको दिखाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर देवराज जी हमारे साथ मौजूद है, मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर सवाल शामिल करते हैं। हेलो देवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम देखो जी, मेरी वाइफ है मैम, उनके जो प्रेगनेंसी 5-6 महीने में मतलब बच्चे खराब हो जाता है, तो क्या कारण सोचता है? सवाल एक बार फिर से दोहराएं। मैम देखो जी, पत्नी है घर से, मेरे घर से। हेलो जी, हमें आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं मिल पा रही, मैं चाहूंगी कि आप धीरे धीरे अपना प्रश्न पूछें, दोबारा पूछिए। जैसे कि मेरी पत्नी है, ठीक है, उनके जो प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद मैडम जो बच्चा रहता है वो 5 महीने में काला हो जाता है अंदर जी, तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? हाँ, कितनी बार हुआ ठीक है, ऐसा कितनी बार हुआ है? मैम 2 बार हुआ है। 2 बार हो चुका है। 5 महीने में बच्चा खराब हो जाता है जी, 2 बार आपके साथ ऐसा हुआ जी। जी मैम, वो क्या है, एक बार 3 महीने में हो गया, एक बार 5 महीने में हुआ। अच्छा, ठीक है, एक बार 2 से 3 महीने में, एक बार 5 महीने में। हाँ, ठीक है। तो 2 बार जब इस तरीके से आपका खराब हुआ 5 महीने में और 3 महीने में, तो इसमें हमें इनके चेकअप करने पड़ेंगे आपकी पत्नी के, कि क्या कारण हो सकता है जिसमें कि देखिए 5 महीने का अगर बच्चा खराब होता है तो उसमें कई बार यूट्रस के अंदर, जो बच्चेदानी के अंदर, हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कोई बनावटी कोई नुक्स तो नहीं है जिससे कि 5 महीने का बच्चा खराब हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड एक अच्छा अगर हम कराएं, और बाकी ब्लड के कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, हार्मोन्स जो जैसे थायराइड है, शुगर है, और हमारे और भी कुछ
संक्रामक भी कारण हो सकते हैं इस तरह के बच्चा खराब होने के, तो वो ब्लड के टेस्ट हमें कराने होंगे और एक अच्छा अल्ट्रासाउंड अगर हम कराएं तो हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो आपको इनको ज़रूर किसी अपने निकटतम अस्पताल में एक बार दिखाना चाहिए, ताकि इनका अगली प्रेगनेंसी से पहले जो भी वजह है उसका इलाज हो जाए, ताकि अगली बार उनके साथ इस तरह का हादसा ना हो। बिल्कुल। और डॉक्टर ज्योत्सना, इसी से जुड़ा एक सवाल हमें ईमेल के जरिए भी आया है। गुजरात के वडोदरा से शुभा कुमारी लिखती हैं कि उनकी उम्र 30 वर्ष की है और वो 2 बार उनका जो है वो गर्भपात हो चुका है। अब कितने समय के बाद वो फिर से कंसीव करें, कृपया बताएं। हाँ जी, तो आप वैसे आम तौर पे अगर 30 इयर्स की हैं, आपने बताया 30 साल की है ना? 30 वर्ष। हाँ, तो हम बहुत लंबा वेट करने को तो नहीं कहते कि आप 1 साल वेट कीजिए, बट हाँ, आप इतना आपको, अगर आपका लास्ट जो भी मिसकैरेज हुआ वो 3 महीने पहले हुआ, तो आप दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं, बट आपने अपने इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, जो भी जांचें थी वो करा ली कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप दोबारा से गर्भवती होना चाहें उससे पहले आप ज़रूर अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होगा, और अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो फिर आप ज़रूर दोबारा से ट्राई कर सकते हैं अंडर सुपरविजन। डॉक्टर से शुरू से ही जुड़े रहिए, और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि इस तरह दोबारा ना हो। बिल्कुल। अगले कॉलर नरेश जी बरेली उत्तर प्रदेश से मौजूद है, सवाल उनका भी शामिल करते हैं। हेलो। अगले कॉलर नरेश जी बरेली उत्तर प्रदेश से मौजूद है, सवाल उनका भी शामिल करते हैं। जी नरेश जी, आपका स्वागत है। अपनी टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद ही आप अपना प्रश्न पूछें। पहले टीवी की आवाज को बंद करें और टीवी से बहुत दूर हो जाएं। आपकी फोन की रेंज हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है, सवाल सुनने में हमें दिक्कत होगी। अब अपना सवाल पूछें। जी, सवाल ये है मैम, बच्चा करीब 12 वर्ष का है, वो 2 महीने से काफी छींक आ रही है। ठीक है। अब छींक उसकी दवा भी वैसे दिलवा देते हैं, लेकिन वो बंद हुई, लेकिन उसके बाद तो छींकें बंद नहीं हो रही है काफी। ठीक है, ये बताएं कि ये जो छींकें हैं ये सुबह के समय ज्यादा आती हैं या शाम के समय? और दूसरी एक चीज की, घर में जब सब्जी या तेल किसी चीज का छौंका लगता है तब ये छींकें ज्यादा आती हैं क्या बच्चे को? सुबह जब वो मैम उठता है वो काफी छींकें आती है, और दिन में भी आती रहती है और शाम में भी। पूरे ये नहीं है कि किसी से आती है लगातार। हाँ, लगातार 7-8 छींकें जो हैं वो उनको आ जाती होंगी। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर शालू, क्या समस्या हो सकती है? तो ऐसे ये काफ़ी बच्चों में कॉमनली देखा जाता है, स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, कि उनको एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है। और ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, ये एलर्जी कई प्रकार की होती है और बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। जैसे कुछ बच्चों को देखा गया है कि जब धान की कटाई होती है या धान जब काटा जाता है तो उसमें जो उसके छोटे छोटे कण उड़ते हैं उनसे एलर्जी होने लगती है। कुछ बच्चों को देखा गया है कि जैसे तापमान में चेंज हुआ, सडन एकदम सर्दी से गर्मी हुई या गर्मी से सर्दी हुई, उनको एलर्जी की दिक्कत हो गई। या कुछ बच्चों को देखा गया है एलर्जी धुएं से हो जाती है। कहीं पे बहुत तेज धुआं है, अगरबत्ती की खुशबू है, सेंट है, परफ्यूम है, धूल है, धुआं है, इनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो आपके बच्चे को देख के यही लग रहा है कि उसको भी कुछ एक एलर्जिक है, और जिसको नॉर्मली हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जिसमें छींकें आती हैं सुबह उठ के, वो है। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप ये चीज़ देखें कि उसको आपके घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से कि उसको ये एलर्जी हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोशिश ये करिए कि उसको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, जैसे आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं गोबर जलाया जाता हो या उससे धुआं उठ रहा हो या कहीं धूल का हो आसपास या कहीं आसपास धान की कटाई हो रही हो, इस चीज़ों से बचा के रखें और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर दिखाएं। अगर इनमें से नहीं है तो फिर एक छोटी सी 1-2 टेस्ट कराकर इसकी बीमारी को जितना जल्दी हो सकेगा उसको हम इलाज करके ठीक कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। इसमें एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे जोड़ना चाहूंगी कि क्या इसके अंदर नेजल पॉलिप के बारे में भी हम देख सकते हैं कि क्या अंदर किसी तरीके का कोई दाना जो है वो हो गया, कई बार उसकी वजह से भी काफी चीखें आती हैं, और जैसे मॉस्किटो कॉइल वगैरह जो है वो जलाया जाता है उससे भी एलर्जी जो है वो ज्यादा जल्दी पकड़ती है। ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। जितने भी ऐसे जैसे धुआं हुआ, मॉस्किटो कॉइल्स हुए, पहले हम लोग गुड नाइट लगाते थे मच्छरों को भगाने के लिए, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनसे किसी न किसी रूप में बच्चों को किसी प्रकार का एलर्जी हो सकती है। तो कोशिश करिए कि उनको आइडेंटिफाई करें, उनको देखें कि इनमें से हो रही है तो उससे बचाएं, क्योंकि एलर्जी से इलाज करने से सबसे पहली चीज़ है कि उससे बचाव करा जाए। दूसरी चीज़ पॉलिप की आपने कही, तो पॉलिप भी होता है, और ख़ास तौर से ये देखा गया है कि जिन बच्चों को एलर्जी होती है या एलर्जिक राइनाइटिस वाली बीमारी जैसे मैंने कही जी, इन बच्चों के अंदर नाक के अंदर पॉलिप बन जाता है जी। तो इसलिए ये ज़रूरी बनता है कि आप जितना जल्दी हो सके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और एक बार नोज का अपना एग्जामिनेशन किसी ENT वाले को दिखा के उसका एग्जामिनेशन कराएं, देखें कि नाक के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे पॉलिप मैडम ने बताया उस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हो रही। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका भी सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, आपसे निवेदन करूंगी अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बिल्कुल बंद कर दें, फिर आप अपना प्रश्न पूछें और अपना नाम भी बता दें। जी मैडम, ये मध्य प्रदेश बैतूल से बोल रहा था जी। हेलो, हेलो, हमें आपकी आवाज आ रही है, अपने टीवी की आवाज को जब तक आप बंद नहीं करेंगे आपका प्रश्न हम नहीं सुन पाएंगे। समय की कमी है, जल्दी से टीवी को बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो, जी, इनके साथ जो संपर्क है वो हमारा टूट गया है। डॉक्टर ज्योत्सना, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कई बार कई तरह की चीज़ें उनको कही जाती हैं कि आप इन चीज़ों का जो है वो सेवन ना करें और इन चीज़ों को आप अच्छे तरह से खाएं। तो चलते चलते आप क्या उनको बताना चाहेंगी कि किस तरह का खाना खाया जाए जिससे कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा हो उसका स्वास्थ्य जो है वो आगे ठीक बना रहे और गर्भपात जैसी जो चीज़ें हैं उनको रोका जा सके? हाँ जी, तो खाने में आपको एक बैलेंस डाइट जो बोला जाता है जिसमें कि हर तरह का खाना आपके लिए उसमें होना चाहिए, जो कि आपने सुना होगा कि खाने में जो इम्पॉर्टेंट पदार्थ होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट और बाकी होता है जो विटामिन्स और फाइबर। तो ये सारे ही हमारे डाइट में गर्भवती महिला के लिए खास तौर पे ज़रूरी है कि उनके डाइट में ये सारे पदार्थ एक मात्रा में होने चाहिए। जी बिल्कुल। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी प्रोटीन की जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल। और अच्छा, कैल्शियम भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर डॉक्टर ज्योत्सना ने बताई, अगर आप गर्भवती हैं तो अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी सेहत और आपके अंदर पल रहे बच्चे की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, चलते चलते आपको बता दें कि मातृत्व सुरक्षा के मायने केवल महिलाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि शिशुओं की भी सुरक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई जानकारी से, आपकी सलाह से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह कोलकाता से राकेश कुमार ने लिखा है कि उन्हें कान से कम सुनाई देता है और कई तरह की ऐसी जो समस्याएं हैं वो भी आई हैं और डॉक्टर ने इन्फेक्शन की दवाई भी दी है लेकिन किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ हमें कुमारी ज्योति ने लिखा है भावनात्मक उलझनों से तनाव और डिप्रेशन में जो है वो रहती हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने कार्यक्रम में आपके इन सवालों को जरूर शामिल करें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से दी जाएगी। हमें बेहिचक आप अपने पत्र लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
और हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आसाम रिलीफ फंड में, ये क्यों? देखिए, हम जब एमपी बनने के बाद पहला सैलरी जब मिलेगा उस टाइम में आसाम में बाढ़ आया, तो आसाम मेरे नॉर्थ ईस्ट का एक